नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजौरी से आ रही बड़ी खबर के साथ, क्योंकि राजौरी के डोरीमल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। इस वक्त खबर सामने आ रही है कि इस मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है और आपको बता दें, देर रात को सस्पिशियस मूवमेंट देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों द्वारा थाना मंडी के एक इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद मिलिटेंट्स द्वारा फायर खोला गया और उसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। फिलहाल बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फिलहाल एनकाउंटर लगातार जारी है और एक और बात सामने आ रही है कि इसी इलाके में 2 महीनों में ये तीसरा एनकाउंटर है और साथ ही बताया जा रहा है कि ये जंगल वाला इलाका है, दूर दराज का ये इलाका है और 2 से 3 मिलिटेंट्स के छिपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच राजौरी के डोरीमल इलाके में मुठभेड़ जारी है, जिसमें सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। चलिए रुक करते हैं राजौरी से। हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। जी जमशीद, बताइएगा और इस एनकाउंटर के हवाले से क्या जानकारी है? इस वक्त गोलियों का तबादला जरूर रुक चुका है, मगर आज सुबह से ही इस इलाके में गोलियों का तबादला देखने को मिला था, जिसमें खबर सामने जरूर आई थी एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था। उसके बाद इनकाउंटर का तबादला जरूर रुका, मगर बड़े पैमाने पर इस इलाके को घेरे में सेना लिया गया, क्योंकि कल देर शाम से ही इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो आज इनकाउंटर में तब्दील हुआ, क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आई थी कि कुछ संदिग्ध लोग देखे गए, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। अगर हम इस इलाके थाना मंडी की बात करें तो पिछले 40 दिन में ये तीसरा बड़ा इनकाउंटर इस तरह का होगा। इससे पहले भी इस इलाके में 2 इनकाउंटर हुए और आज ये तीसरा इनकाउंटर हुआ। और इस वक्त इसमें जो खबर हमारे पास आ रही है उसमें ये कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया, मगर इसकी अभी तक किसी तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। मगर इस इलाके को पूरा भी अभी सर्च ऑपरेशन के दूर दराज के इलाकों में चलाया जा रहा है, क्योंकि दूर दराज का इलाका है, जंगल काफी घना है, इस कारण इस इलाके में काफी मुश्किलों का सामना भी हो रहा है। इस वक्त गोलियों का तबादला जरूर रुका हुआ है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ये दूर दराज का जंगल वाला इलाका है, जाहिर तौर पर घने जंगल हैं, तो ऑपरेशन काफी चैलेंजिंग होगा। खैर, सुरक्षा बल लगातार डटे हुए हैं। क्या बताया जा रहा है और कितने मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां पर हो सकती है? बताया जा रहा था कि 3 से 4 मिलिटेंटों का ये ग्रुप है, क्योंकि 3 से 4 संदिग्ध देखे जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद मंजाकोट इलाके से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, तो थाना मंडी तक पहुंचा और थाना मंडी के इस दूर दराज इलाके दोरीमाल इलाका है, काफी घना जंगल है, इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि 3 से 4 संदिग्ध लोग देखे जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार अगर हम कहें लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह सीज फायर का माहिदा जरूर हुआ है, मगर उसके दौरान घुसपैठ की कोशिशें काफी बढ़ी हैं और अगर ये लोग यहाँ तक पहुंचे तो इसका मतलब ये नए घुसपैठ करके लोग आए हुए हैं जो यहाँ तक जिनको ट्रैप कर लिया गया। और इस वक्त गोलियां जरूर रुकी हुई हैं, मगर पूरे इलाके को अभी भी कार्डन में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी मैं का जी बिल्कुल, शुक्रिया जमशीद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से जमशीद हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और अपडेट दे रहे थे कि एक मिलिटेंट मारा गया है और 3 से 4 मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां पर हो सकती है। सरहदी इलाका थाना मंडी का डोरीमल इलाका है, जहां पर अभी भी लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। चलिए अब बात कर लेते हैं सियासत की, क्योंकि अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने जिस तरह से बयान दिया था पीएचडी के खिलाफ, उसको लेकर सियासी घमासान तेज होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अल्ताफ बुखारी के बयान की आलोचना की है। गुपकार गठबंधन पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी द्वारा दिए गए बयान को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत गरमाई है और अपनी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सैयद अल्ताफ बुखारी ने गुपकार गठबंधन पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाने के साथ साथ गुपकार गठबंधन पर
गिरगिट की तरह रंग बदलने की बात कही थी। पूर्व मंत्री के इस बयान को लेकर प्रदेश कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कड़ी आलोचना की है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर ने जहां सैयद अल्ताफ बुखारी को सियासतदान के बजाय कारोबारी बताया, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने भी कहा कि अपनी पार्टी बनाने से पहले सैयद अल्ताफ बुखारी भी गुपकार गठबंधन की सोच के समर्थक थे। खैर, इस पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं। वजूद में आई, पहले तो ये भी उसी पार्टी में थे और ये लोग भी जो ग्रेटर अटानवी की सेल्फ रूल की बातें करते थे, आज ये दूसरे रूप में आ गए और इनको बीजेपी या उनका कई चीजें एजेंडा पसंद आने लगा है। तो दूसरे पे टिप्पणी करने से पहले अपना गरीबान को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये भी कम, जब ये सत्ता में थे और जब जिस पार्टी में ये लोग थे, ये तो मुख्तलिफ पार्टियों का एक मरबा है और उसमें तो पीडीपी है, तो नेशनल कांग्रेस है, कोई कांग्रेस के साथी भी हैं और भी हैं। तो वो बताते जाते पहले गलत रास्ते पे थे। जो उनकी विचारधारा है, वो सोच थी, वो उनको 2005 अगस्त के बाद समझ आई कि ये रास्ता ठीक था तो वो रास्ता गलत था। इसलिए हम तो कभी गलत रास्ते पे चले। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों को कहा कि हिंदुस्तान ही को सेक्टर देश है, या हिंदू मुस्लिम सिख जम्मू कश्मीर लद्दाख सबका भविष्य महफूज है। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। दरअसल ये इनकी सोच के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है। ये सियासी लीडर नहीं है, ये कारोबारी आदमी है, ये बिजनेसमैन है। ये सारा जम्मू कश्मीर जानता है और पूरा हिंदुस्तान भी जानता है। पार्टियां बनाने से नहीं होता है। और वो लोग कौन गए इनके साथ? वही लोग जो कहीं न कहीं किसी न किसी, आप जरा उनको गिन लीजिए कि जो उनके साथ हैं वो कौन है। बहरहाल हम उसके ऊपर ज्यादा वो नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि गुपकार अलायंस एक बहुत बड़े काज के लिए बना है। वो काज क्या है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो एक रियासत थी उसके लिए लड़ा जाए, रियासत की स्टेटहुड के लिए लड़ा जाए और रियासत का जो खुसूसी दर्जा है उसको वो जो दर्जा खत्म कर दिया गया है उसको, उसके लिए लड़ाई लड़ जाए। देखिए, जिस तरह से आप इस बयान की बात कर रहे हैं, अल्ताफ साहब ने ये कहा और बिल्कुल सही कहा। ये जिस तरह से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अपने स्टैंड्स बदल रहे हैं बार बार। सबसे पहले आपको याद होगा कि 370 जब एब्रोगेशन हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हम किसी किस्म की चुनावी प्रक्रिया में नहीं हिस्सा लेंगे जब तक 370 बहाल नहीं होता। और उसके बाद आपने देखा कि डीडीसी में चुनाव में किस तरह से इन सब पार्टीज ने मिलके, जिसमें पीडीपी भी शामिल थी, उस समय पीसी भी शामिल थी, इन सब लोगों ने ये फैसला लिया कि नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़ी पीएचडी के नाम पे। और आज उमर अब्दुल्ला साहब बार बार वाज़ेह कर चुके हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता। 370 की बात करते हैं। और कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब 2-3 दिन पहले जम्मू आके ये बयान देते हैं कि नहीं, हम हर चुनाव में लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब इनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है और ये समझ रहे हैं और लोग इनका दोगलापन और बिल्कुल जो ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं बार बार मौके को देख के और लोगों को वर्गलाने की कोशिश। कश्मीर में एक बात कहते हैं कि हम 370 की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम 370 की बात करेंगे, जम्मू आके कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम रह के बात करेंगे, दिल्ली में उसका जिक्र भी नहीं करते। तो मुझे लगता है ये एक्सपोज हो चुकी है दोनों पार्टी। देखिए, गुपकार की जहां तक बात है, बात तो बड़ा उन्होंने अच्छी स्टेटमेंट यूज की है। वाकई में ही ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इनका जो बयानात इनके जो कश्मीर में होते हैं कुछ और होते हैं, दिल्ली में कुछ और जम्मू में कुछ और होते हैं। पिछले दिनों में देख लीजिए, जब ये अपॉर्चुनिस्टिक लोग एक दूसरे के साथ इन्होंने हाथ से हाथ मिलाया, गुपकार की उन गलियारों में, उन वीआईपी गलियों में आम आदमी, आम कश्मीरी से इनका कुछ लेना देना नहीं था। और जब डीडीसी के चुनाव आए तो एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने अपने कैंडिडेट प्लेस करते हैं। यहां से पता लगता है कि केवल और केवल जो अपने बेनिफिट्स हैं उसके लिए ये लोग सियासत करते हैं। आम कश्मीरी की आम दिक्कत के साथ गुपकार का दूर दूर तक कुछ लेना। चलिए रुक करते हैं बारामूला का, क्योंकि बारामूला के रफियाबाद से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि बादल फटने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 4 के लापता होने की खबर है। फिलहाल पुलिस ने इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। बताया जा रहा है कि हाजी बशीर बकरवाल का परिवार इस हादसे की चपेट में आया है, जो कि राजौरी के रहने वाले हैं। इस पूरे परिवार में 5 फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें एक का शव बरामद
बरामद हुआ है और बाकी आशंका जताई जा रही है कि जो बाकी परिवार के सदस्य हैं वो भी इस हादसे की चपेट में आ गए हैं। फिलहाल पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची है, पर एक बेहद ही दुखद खबर बारामूला के रफियाबाद से। रफियाबाद में बादल फटा है जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 4 लोग अभी भी लापता हैं जो एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सीधा रुख करेंगे बारामूला से, हमारे सीनियर साथी इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। जी इरशाद, बताइएगा इस वक्त क्या अपडेट है इस खबर के हवाले से? जी बिल्कुल प्रियंका जी, अगर हम शुमाली कश्मीर की बात करें, शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पे ये जो हमाम मारकूट का इलाका है, ये रिहाइश पजीर इलाका है, पहाड़ी इलाका है। हमाम मारकूट से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे ये जो कफरनार का इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है और बिल्कुल एलसी के बिल्कुल नज़दीक है। वहाँ पे कल जो है आसमानी बिजली गिरने की वजह से एक फैमिली जो है वहाँ पे इसमें इस जद में आई और एक की मौत वाक़ा हुई और 4 मिसिंग बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस की जानिब से चाहे फौज की जानिब से लगातार जारी है और वहाँ पे मुकामी लोग भी पहुँचे। हालांकि हमने काफ़ी कोशिश की उन लोगों के साथ, चाहे पुलिस के साथ राब्ता करने की, मगर उनके साथ अभी तक कोई राब्ता नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे ना इंटरनेट चल रहा है ना फ़ोन चलते हैं और उसकी वजह से काफ़ी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि अगरचे देखा जाए इस रिहाइश पजीर इलाके में जो है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया दूर दराज का इलाका है और मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या फिलहाल पुलिस पार्टी क्या वहां पर पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से पुलिस के साथ हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कल से रात के तकरीबन कल शाम के टाइम ये जो आसमानी बिजली गिरी, उसके बाद जो है लोगों ने पुलिस से मदद मांगने की जरूर फोन पे बात की और उस वक्त जो है पुलिस वहाँ पे पहुंची। बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त बड़े पैमाने पे पुलिस के साथ साथ फौज जो है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और अभी तक जो है ये इतलात नहीं आ रहे हैं कि वो जो 5 मिसिंग लोग हैं वो कहाँ पे हैं, क्या वो ठीक है, क्या वो उनकी भी मौत वाक़ा हुई है, उसके हवाले से कोई अभी तक जो है जानकारी नहीं मिल रही है। फिलहाल हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अगरचे देखा जाए अभी थोड़ी देर पहले शुमाली कश्मीर के जो डीआईजी है सुजीत कुमार साहब, उनका ये कहना है फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इरशाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इरशाद हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे जो बता रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है बड़े पैमाने पर ताकि वो जो 4 लोग हैं बाकी परिवार के सदस्य हैं वो सही सलामत जो है निकाले जाएं। फिलहाल एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है और साथ ही बेहद ही दुखद है जो एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक ही फैमिली के जो 5 लोग हैं इस हादसे की चपेट में आ गए हैं, जिसमें से 4 लोग अभी भी लापता हैं जिनको ढूंढने के हवाले से बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे सांबा की, क्योंकि सांबा में कुछ ही दिनों में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का जो दौरा है वो होने वाला है। आपको बता दें 15 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नारायण राणा सांबा का दौरा करेंगे और जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर सुनेंगे वो जनता की समस्याएं, क्या कुछ वहां के आम जनता को परेशानियां हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं, उसे लेकर जो है वो जानेंगे और उसके बाद किस तरह से उनका हल निकाला जा सकता है उस पर विचार विमर्श करेंगे। और केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर सांबा की जनता में फिलहाल उत्साह नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी किसी का भी दौरा होता है, किसी मंत्री का दौरा होता है, तो उसके बाद जो वादे किए जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं, तो क्या वो ग्राउंड पर सही मायने में सॉल्व होती हैं, उसको लेकर शायद जनता जो है नाराज नजर आ रही है। तो चलिए रुक करते हैं हम सांबा का। हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी ऋषि, बताइएगा अब जो केंद्रीय मंत्री का दौरा है उसे लेकर सबसे पहले बताइए आम जनता का क्या कहना है? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें प्रियंका, इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं, लोगों की दिक्कतों को सुन चुके हैं और लोगों के बीच में जाकर उन्होंने अपनी ये पैक बनाई है कि आप लोग बताइए हमें क्या क्या दिक्कतें हैं, उसका फीडबैक भी लिया गया है। लेकिन कहने
ये उसका हल होता हुआ नहीं दिखा। इससे पहले जब हम इस बात का पता चला कि यहाँ पर एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और हमें लोगों से बात की, लोगों का साफ तौर पर कहना था कि इस टूर से कोई फायदा जो है वो आम जनता को नहीं होगा, क्योंकि जो दौरे में कहा गया है कि वो इस बार दूर दराज इलाकों में जाएंगे, फार फ्लंग एरियाज में जाएंगे और लोगों की दिक्कतों को सुनेंगे और खासतौर पर जो केंद्रीय सरकार की तरफ से जो योजनाएं लाई जाती है बीपीएल परिवारों के लिए, और वो उसका फीडबैक लेंगे कि वो योजनाएं वहां तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। तो लोगों ने साफ तौर पर कहा कि ना तो केंद्रीय योजनाएं जो है वो अच्छे से ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हो पा रही है, ना ही उनका लाभ जो है वो लाभार्थियों को मिल पा रहा है। उसी के चलते उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये जो केंद्रीय मंत्रियों का दौरा है ये एक इलेक्शन स्टंट आप इसे कह सकते हैं कि जिस तरह से चुनावी बिल्कुल जो वो जम्मू कश्मीर में बल सकता है, जो यहाँ पर जो डिलिमिटेशन जो वो प्रोसेस में है। तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री कई बार आ चुके हैं और अगर हल होना होता दिक्कतों का तो वो पहले दौरे में ही कर जाते। इससे पहले 2-3 विजिट जो वो लगातार उनकी हुई है। इससे पहले अगर बात करें तो जो ग्राम में जो एक चलाया गया बैक टू विलेज कार्यक्रम चलाया गया, यहाँ शहरों में अगर बात करें तो इस तरह से ऐसे प्रोग्राम चलाए गए, लेकिन इसका कोई हल होता हुआ नहीं दिखा है। सिर्फ और सिर्फ इसे विजिट आप कह सकते हैं, लोगों में जाते हैं, पैड बनाते हैं और सिर्फ एक राजनीतिक अखाड़ा जो वो बनाकर रख दिया जाता है। लेकिन तमाम हमने लोगों से बात की, लोगों का साफ तौर पर कहना कि इस विजिट का कोई फायदा नहीं होगा। अगर यहाँ के हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वही जनता की दिक्कतों को सुन सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, उसका हल कर सकते हैं और जो योजना है उन्हें किस तरह से लागू करवाना है इसमें भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स अच्छा खासा काम कर सकते हैं। अगर होना होता काम तो इससे पहले हो जाता, लेकिन इस विजिट का कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। और मैं आपको बता दूं कि जो सांबा जिला का मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में मंत्री आ रहे हैं, तो यहाँ सांबा में जिला में 15 से 16 तारीख के बीच में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नारायण तातू राणे जो वो आ रहे हैं, जो मिनिस्टर है एमएसएमई के, और वो तमाम लोगों की दिक्कतों को सुनेंगे, उसका एक डाटा तैयार करेंगे, वो रिपोर्ट जो वो प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। तो अब देखना यह है कि क्या वाकई में कुछ किया जाता है ग्राउंड पर आकर, या सिर्फ और सिर्फ ये विजिट है और कागजों में हर एक चीज को नोट कर लिया जाता है और ऊपर वो रिपोर्ट सौंप दी जाती है, लेकिन बशर्ते उसका हल भी होना चाहिए। अब देखना यह है कि इस बार का विजिट किस तरह से रहता है, लेकिन अगर जनता की बात करें तो जनता इससे जो वो उत्साहित नहीं है इन केंद्रीय मंत्रियों की विजिट को लेकर। जी शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से ऋषि बता रहे थे कि फिलहाल लोगों में किसी तरह की कोई आशा नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पहले भी जो दौरे हुए हैं उससे उनको निराशा हाथ लगी है, जिससे उनको लगता है कि इस दौरे का भी उनको कुछ खास फायदा नहीं पहुंचने वाला है। पूर्व एमएलसी व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कैसर जमशेद लोन ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर जमहूरी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए कानूनी और जमहूरी तौर पर लड़ेगी। ये बात पूर्व एमएलसी ने सोगाम लोलाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिवंगत नेता स्वर्गीय मुश्ताक लोन की 19वीं बरसी पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार के लिए कई आंदोलन किए और भविष्य में भी करती रहेगी। पूर्व एमएलसी ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कई बार खत्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब जब ये प्रयास किया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को और मजबूत किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात ही नहीं, एक तहरीक है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी बड़ी तहरीकें लड़ी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक ताल्लुक है, हमारा क्लियर स्टैंड है, जो कल था वो आज है, वो कल भी रहेगा। ये दूसरी जमातों की तरह नहीं, आज कल एक, आज दूसरा, परसों तीसरा। हमने वाजिया कर दिया है जो 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है और गैर जमहूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तस्लीम नहीं करती है और हमने क्लियर किया है, हमारी लीडरशिप ने क्लियर किया है कि हम उसके लिए अपने हकूक के लिए लड़ेंगे, कानूनी तौर लड़ेंगे, जमहूरी तौर लड़ेंगे और उसके लिए हम वाजिया हैं और वचनबद्ध हैं। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिटाने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई, आज ही नहीं, माजी में भी, लेकिन हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत से जितना भी साजिशें हुई, जितना भी दबाने की कोशिश की गई, उतना लोगों ने उसको भरपूर ताउन दिया और मजबूत किया और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर कर वाहिद जमात होगी यहाँ से पूरी रियासत में, न कि सिर्फ कश्मीर में बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी मुनज़्ज़म होगी और ज्यादा मजबूत होगी।
स्कूलों के बाद अब जम्मू में जल्द कॉलेज खुलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद कॉलेज प्रशासन द्वारा तैयारियां भी शुरू कर ली गई हैं और कॉलेज खुलने को लेकर छात्रों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। छात्रों के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे उनकी शिक्षा बेहद प्रभावित हो रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला सराहनीय और छात्रों के हित में है, लेकिन इसके साथ देश में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के मामलों को देखते हुए कोरोना एसओपी का पालन भी जरूरी है। वहीं कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल आरएस जम्वाल ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रबंधन कोरोना एसओपी के तहत ऑफलाइन क्लासेस के लिए तैयार है। क्लासेस में यही थी कि फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे हम टीचर्स के साथ, और तो वहाँ पर पूरी नॉलेज शेयर नहीं हो पाती थी एक दूसरे के साथ। तो बहुत ज़्यादा ऐसे कभी कभी इंटरनेट डिले हो जाता था। आपको पता ही है JNK में किस तरह की इंटरनेट की प्रॉब्लम थी पीछे काफ़ी देर से। अभी भी जैसे कि मैं वहाँ पर बॉर्डर एरिया के पास रहता हूँ, तो वहाँ पर इंटरनेट बहुत स्लो है, तो मेरे लिए तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल अच्छा फैसला है, मगर हमें ये भी देखना चाहिए कि साथ में प्रिकॉशंस भी हों। बिना प्रिकॉशंस के तो कॉलेज खोलने नहीं चाहिए। जैसे कि अभी केरला में बहुत सारे केसेस हैं, जम्मू में भी थोड़े केसेस हैं, लेकिन खोलना बहुत जरूरी हो गया कॉलेज। बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए घर पे रह के। तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जिनको नॉलेज नहीं होती इतनी कैसे कुछ करना है, किसी के पास मोबाइल नहीं होता। कुछ खोलेंगे पता चलेगा, आके क्लासरूम में बैठेंगे फिर ही पता चलेगा, क्योंकि लाइव और मोबाइल में बहुत फर्क है। लाइव में समझ नहीं आता था, टीचर के सामने बैठ के बंदा पूछ तो समझ तो सकता ना, कि एक चीज समझ नहीं है उनको पूछ के बता सकते हैं हम कि ये चीज समझ नहीं है, उनको बता सकता है कि ऐसे पता नहीं चलता कुछ। ये ऑनलाइन क्लासेस में तो बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी कि अगर जिनके पास नेटवर्क की अवेलेबिलिटी है तो वो तो अपने घर बैठे ही क्लासेस को अटेंड कर पाते थे, लेकिन जिनके पास नेटवर्क अवेलेबल नहीं है वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल वो रहता था। तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन। ऑफलाइन में यही फ़ायदा है कि आपको बहुत डिफरेंट स्टूडेंट से मिलने का मौका मिलता है और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। अगर आप कॉलेज में लाइव क्लासेज अटेंड करते हैं तो आप लोगों से इंटरेक्ट करके आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जो आप घर पे आके नहीं सीख सकते। बिल्कुल जी, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप था। सिर्फ हमारे देखे यूपी नहीं, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस जो थे, बाकी यूनिवर्सिटीज, बाकी स्टेट्स भी थे, ये डिसीजन ले रही हैं कि हम ऑनलाइन मोड से हम स्टूडेंट को ऑफलाइन मोड पे लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमारी गवर्नमेंट भी इसी का प्रयास कर रही है। हायर एजुकेशन भी बहुत अच्छा प्रयास कर रही है और हम पहले से भी इसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अभी हमारी एडमिशन प्रोसेस चल रही है। जैसे ही हमारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, हम बिल्कुल बैचेस में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करके हम पूरी क्लासेस को ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड पे ले जाएंगे। पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे बिचना के गांव रिहाल कलांतरी के लोगों में जल शक्ति विभाग के प्रति भारी रोष है। इन लोगों का आरोप है कि लोगों के पानी की समस्या को देखते हुए सरकार ने 18 वर्ष पूर्व यहां पर ट्यूबवेल का निर्माण किया था, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को इस ट्यूबवेल से एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। इन लोगों के मुताबिक लाखों खर्च करने के बाद आज भी सरकार यहां तैनात जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को हर महीने हजारों रुपए मुफ्त में दे रही है। इन लोगों ने सरकार और जल शक्ति विभाग से इस ट्यूबवेल की जल्द मरम्मत कर लोगों को पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है। ट्यूबवेल गवर्नमेंट ने ਇਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜੀ ਉਹਨੇ 18 ਸਾਲ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੇਚੀ ਉੜੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੇ ਪੀਣੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੇ हैंड पंप ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੇ ਮੱਛੀ ਬੋਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਘੜੇ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਦੂਏ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ 400 ਫੁੱਟ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੀਣੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਹਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ और चलाया जा। और महकमे AW तक जेई अप्रोच की कई बार महकमे को गया, महकमा सुते था कुंभ करने नहीं सुते, बोलता कि नहीं है। परेशानी ट्यूबवेल लगा 18 साल हुई आ जी, टाचा खड़ा किते दा, टाचा खड़ा किते दा, उस तो बाद कोई हर देखभाल नहीं की। दो मुलाजिम है वो तनख्वाह लै देना, मोटर पाए बेची देना या नहीं बेची कोई पता नहीं है, चलाया नहीं उन्हें। समस्या बहुत बुरी है, तो पानी तो पीने पास लोग नहीं मिला। उनकी आखना चाहते हो आखिया जाते ट्यूबवेल चलान तो लोग पानी पीन। ये ट्यूबवेल लगे दे जेड़ा
ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ 17-18 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਮੋਟਰ ਸ਼ੋਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੱਢੀਏ ਵੇਚੀ ਉੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ PHE ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ AW ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਰਾਨ ਹਾਲਤ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਦੀ ਤੇ ਨਲਕੇ ਸੁੱਕੀ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੱਸੀ ਬੋਰ ਕਰਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਬਦਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ यानी ਟਿਊਬਵੈੱਲ की ਸੀ ਚਲਾਨ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। भाजपा जम्मू जिला कार्यालय में भाजपा जम्मू जिला के अध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में भाजपा जम्मू जिला की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता और जिले के प्रभारी सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी, पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। बैठक में पूर्व में हुए कार्य और आने वाले आगामी कार्यक्रमों के साथ संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा जिला के तीनों महामंत्री सहित जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की जिला की मासिक बैठक पंडित प्रणव डोगरा भवन कचुआ में की गई है। इस बैठक में तीनों मंडलों के अध्यक्ष पूरे जिला के पदाधिकारी सभी शामिल रहे। जैसा कि सेवा समर्पण का हमारा एक 20 दिन का कार्य शुरू होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर को जन्मदिवस है, उस समय हमारे 7 कार्यक्रम रहेंगे और इस 7 कार्यक्रम हम जहाँ पे प्रभारी बनाए हैं और तीनों मंडलों की जहाँ पे समीक्षा भी की गई है। जो हमारा सशक्त मंडल का उसके बारे में चर्चा हुई है, जो हमारे हेल्थ के कार्य बनाने उसकी भी चर्चा हुई है। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ, बहुत ही बढ़िया कार्य जिन्होंने किया है और आज की बैठक में जिन्होंने भाग लिया है। जय हिंद जय भारत। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।